हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम के ज़रिए हम आप तक कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन पहुंचाने की कोशिश करते हैं जो आपको दूसरे माध्यमों से नहीं मिलती। और आज गोदी मीडिया के ज़माने में तो बहुत ही कम ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहां से आपको वो इंफॉर्मेशन मिलती है जिसको आपको ज़रूरत है। इस खास तौर पर इस प्रोग्राम में हम कुछ ऐसे जानकार लोगों से मिलवाते हैं जो आपको बहुत सी ऐसी इंफॉर्मेशन देते हैं सबूतों के साथ, रेफरेंसेस के साथ, और मुल्क के वैल्यूज और अक़दार और सेकुलरिज्म को बचाने की कोशिश के तहत कि जिसके जरिए ही मुल्क बच सकता है। ऐसे ही कुछ हमारे खास मेहमानों में शमसुल इस्लाम साहब हैं, जो हमारे लिए वक्त निकालते हैं अपनी तमाम मसरूफियत के बाद। उनसे बात करके हमेशा बहुत सी इंफॉर्मेशन मिलती है, मैं भी बहुत कुछ सीखता हूं, हमारे दर्शक काफी पसंद करते हैं। और आज मैं शमसुल इस्लाम साहब के बारे में और बहुत ज्यादा नहीं बता रहा, क्योंकि वो हमें ताकीद करते हैं कि कम वक्त है, काम की बात आगे हो जाए। तो आज जिन इश्यूज पर हम बात कर रहे हैं वो ये कि राहुल गांधी की लंदन में जो तकरीरें हैं उन पर यह सरकार इतना शोर हंगामा क्यों कर रही है। पार्लियामेंट को अब ऐसा लगता है कि सरकार नहीं चलने दे रही, चूंकि मामला कुछ और है, ऐसा कुछ कहा जा रहा, उस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा आरएसएस की प्रतिनिधि सभा का एक बड़ा संगठन, एक मीटिंग हुई है, उसमें क्या कुछ कहा गया है, उन मुसलमानों के बारे में क्या कहा है जो उनसे बार बार जाकर के मिल रहे हैं। उन लोगों को कहा जा रहा है कि ये मुस्लिम बुद्धिजीवी हैं, मुसलमानों के लीडर हैं, लेकिन अभी ऐसी भी वीडियो सामने आई है कि उनमें से कोई एक बड़े जर्नलिस्ट के तौर पर पहचाने जाते हैं। जब उनसे सीधा सवाल किया गया कि आपने मुसलमानों के बारे में क्या बात की, तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, हम कोई नुमाइंदे नहीं है, और उन्होंने जर्नलिस्ट को बहुत ही घटिया जबान इस्तेमाल की। मैं शाहिद सिद्दीकी के बारे में ये बात कह रहा हूं, और ये एक चैनल है मिल्लत टाइम्स, उसमें मैंने ये वीडियो देखी, आप लोग भी वो देख सकते हैं कि उन्होंने किस तरह से झिड़का है उस पत्रकार को। वो उनके अब क्या हाल होगा आगे, आरएसएस से मिलने के बाद उनका सुरखरू चेहरा होगा या उनको लोग जो है वो नफरत करेंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। उस पर भी बात करेंगे कि आरएसएस मुसलमानों से मुलाकातों के बारे में क्या कुछ कह रही है। इसके अलावा एक खबर आ रही है गुजरात से, एनएचआरसी की रिपोर्ट है कि पूरे भारत में सबसे ज्यादा पुलिस कस्टडी में मरने वालों की तादाद गुजरात से है। ये पिछले 5 साल से पिछले 5 साल से। और ये आरएसएस और बीजेपी का गुजरात मॉडल है, उसमें क्या कुछ हो रहा है उसका आपको पता चलेगा। और एक और बहुत ही दिलचस्प नाम है रामदेव पतंजलि। जब वो मौलवी मुल्लाओं के बीच में होते हैं, हालांकि वो मौलवी मुल्ला जो उनके साथ होते हैं वो खुद ऐसे ही होते हैं जो आधी आधी रात में जाकर के अपना किरदार बेच देते हैं, उनके साथ जब मिलते हैं तो बिल्कुल ऐसा जाहिर करते हैं कि मुसलमानों के दोस्त हैं। लेकिन अब ताजा खबर यह है कि वो एक ट्रेनिंग का सिलसिला, हिंदू जवानों के लिए ट्रेनिंग का सिलसिला शुरू कर रहे हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। असम के चीफ मिनिस्टर ने कुछ खास बात कही है, उस पर भी हम बात करेंगे। जनाब शमसुल इस्लाम साहब, वेलकम है आपका, मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने वक्त दिया। आप बताइए कि राहुल गांधी के खिलाफ इस वक्त क्यों तलवारें खिंची हुई हैं आरएसएस की तरफ से? क्योंकि राहुल गांधी कांग्रेस में एक लीडर के तौर पर ऐसा पैदा हुआ है जिसने बहुत जमाने के बाद इस देश की दुखती रग पर हाथ रखा है, और वो दुखती रग है कि किस तरह से हिंदुत्ववादी गुंडों ने इस प्रजातांत्रिक, इस जमहूरी देश को अपने कब्जे में कर लिया है। जो इस देश का जो प्रजातांत्रिक ढांचा है, जो सेकुलर ढांचा है, उसकी किसी चीज में विश्वास नहीं करते और खुल्लम खुल्ला बोलते हैं। उनका गुप्त एजेंडा नहीं है, उनका खुल्लम खुल्ला एजेंडा है कि हम इसको बदलकर हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अभी जो हरियाणा के अंदर रामदेव की तरफ से पर्चा घूम रहा है, उसका मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा कि वो क्या करने जा रहा है, क्या करना चाहते हैं वो। और तो ये राहुल पहली बार इस सवाल को उठा रहे हैं कि
आरएसएस जैसा कि बहुत कम समझदार, बहुत लिबरल और सेकुलर कहने वाले जो बुद्धिजीवी हैं वो सोचते हैं कि आरएसएस सिर्फ मुसलमान और ईसाइयों के खिलाफ है, तो उस झूठ को ठुकराकर वो ये कह रहे हैं कि वो इस देश के आम हिंदुओं के खिलाफ है, क्योंकि प्रजातंत्र के साथ इस देश के आम हिंदू 80% हैं, उनकी जिंदगी, उनकी खुशहाली, उनकी रोटी रोजी जुड़ी हुई है। तो ये हम इसको देख रहे हैं, तो उस सवाल को रख रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि आप प्रजातंत्र नहीं चलने दे रहे हैं। अच्छा, एक मजे की बात यह है काजमी साहब कि राहुल गांधी ने जो कहा है उसका आरएसएस के ये नेता या बीजेपी के नेता जो संसद और संसद के बाहर जो बक रहे हैं उसमें कोई भी उसका टेक्स्ट नहीं रख रहे हैं कि उन्होंने क्या कहा। यानी उन्होंने एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी है, हमारी यहाँ कहावत होती है कौवा नाक ले गया तो अपनी नाक ना देखो और कौवे के पीछे दौड़ पड़ो। तो ये माहौल जो आरएसएस की जो आईटी इंडस्ट्री ने या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो पैदा किया वही हालत है कि भाई सबसे पहले आप ये करें आरएसएस वाले, क्योंकि उनकी बहुत पहचान, बहुत पहुंच है, बहुत पैसा है, हर शाखा में उस बयान को छपवाकर वो पढ़वाएं। वो नहीं पढ़वा रहे हैं। राहुल ने जो कुछ कहा है वो उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो देश को अपमानित कर दो। अच्छा, एक मिनट जरा ये देश के अपमान की बात को मैं थोड़ा एक पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट के तौर पे आपके सामने रखना चाहता हूं। जब इस देश की एक बच्ची को स्पेशल मसाज देने के लिए कहा जाता है और वो मर जाती है या मार दी जाती है, जब इस देश के किसानों में से 300 से ज्यादा किसान शहीद हो जाते हैं, जब किसानों को रोन दिया जाता है, जब इस देश के अंदर, गुजरात के अंदर सबसे ज्यादा सरकारी थानों के अंदर कत्ल हो जाते हैं, जो देश जो है सारी दुनिया की रेप कैपिटल बन चुका हो, जहां दुनिया में सबसे ज्यादा भूखे रहते हो, जहां सबसे ज्यादा होमलेस रहते हैं, उससे इस देश को शर्म नहीं आती है। उससे इस देश को शर्म नहीं आती। इस देश के अंदर गरीबों की संख्या किस तरह से बढ़ रही है, इस देश के अंदर कोविड में लोग कैसे मारे गए, उससे किसी को शर्म नहीं आती। बाहर के किसी बयान से शर्म आ जाती है। तो उसका भी जरा, मोदी साहब अपने आप को बोलते हैं कि मैं हिंदू राष्ट्रवादी हूं। मोदी साहब यानी वो भारत की संवैधानिक जो उन्होंने शपथ लिया उसमें कहा है कि मैं सेकुलर और डेमोक्रेटिक इंडिया को सब उसके तहत मैं काम करूंगा। वो सीधा बोलते हैं कि मैं हिंदू राष्ट्रवादी हूं। अभी हम असम के चीफ मिनिस्टर पर आएंगे। परसों उसने जो कर्नाटक के चुनाव में बोला है उस पर हम आएंगे कि जैसे सारे मुसलमान हैं कि हम हिंदुओं ने एक होना पड़ेगा। यानी इसका मतलब है कि वो 2 नेशन थ्योरी में विश्वास करता है और उसको चीफ मिनिस्टर रहने का हक ही नहीं है, ये शर्मा साहब जो है। तो उससे आपको शर्म नहीं आ रही है। तो लेकिन जरा सा अगर आपको इस बात से शर्म नहीं आ रही है कि जो अहमदाबाद का सबसे बड़ा क्रिकेट का मैदान था श्री वल्लभ पटेल के नाम पर, वो मोदी जी के नाम पर हो जाता है, उससे आपको शर्म नहीं आती है, उससे आपकी कोई मुंह पर कोई कालक नहीं पोती जाती। लेकिन राहुल ने कुछ बोल दिया तो उसके बारे में 3-4 चीजें तो बाहर आ गई हैं कि कैसे वो नेहरू के बारे में क्या बोलते रहे हैं। मोदी जी ने ये बोला है 2 जगह, मैं ऑस्ट्रेलिया या कनाडा या कहाँ पर, 2 जगह, खैर इंडोनेशिया में, कि एक जमाना था कि जब जैसे हमने पिछले जन्म में कोई बुरे काम किए हैं तो हम देश में, हमने भारत में जन्म लिया, ऐसा लगता था। हम नरकीय जीवन जी रहे हैं। लेकिन एक चीज जो चर्चा में नहीं आई है, मैं आपको बताता हूँ। 25 अप्रैल 2008 को ये मोदी साहब, हमारे प्रधानमंत्री, भारत की बात सबके साथ करने के लिए लंदन में थे। ये क्या करते हैं कि वहां पर भारतीयों को जुटाते हैं और भारतीयों को जुटाने के बाद वो भी खासतौर पर ये होता है कि उनका ये रहता है कि वो गीता बांटते हैं, तो उसमें एक खास तरह के लोगों को ही वो चाहते हैं वहां पर आ जाएं। तो वहां पर उन्होंने भारतीय डॉक्टरों के बारे में जो कहा था, मैं आपसे निवेदन करूंगा सुनने वालों से कि 25 या 27 अप्रैल को, माफ कीजिएगा, 2008 को उनका बयान पढ़ लें। सारे अखबारों में बयान उनके हैं और उसमें भारत के जो देश के डॉक्टरों के संगठन थे, सारे के सारे, एक भी अपवाद नहीं था जिसने कहा था कि हम इनके खिलाफ हड़ताल करेंगे। उन्होंने की भी थी। उन्होंने बताया था कि ये सब अय्याशी करते हैं, ये विदेशी कंपनियों के दलाल हैं,
विदेशी दवाई की कंपनियों को। अच्छा, डॉक्टर ने ये पूछा है विदेशी दवाई की कंपनियां लाया कौन है? हम लाए हैं। और ये सारे के सारे जो 7 सितारा 8 सितारा अस्पताल आप बना रहे हैं, जो सारी सरकारी अस्पतालों को खत्म करके, सरकारी डिस्पेंसरी को खत्म करके, क्या ये हम ला रहे हैं? और ये जेनेरिक मेडिसिन के आप अपने मेडिसिन जो है वो अपने ट्रेडमार्क से नहीं बेची जाएगी, तो ये फैसला हमने करना है? ये तो आपने करना है। चीन ने इसको कब से किया हुआ है, क्यूबा ने इसको कब से किया हुआ है, इंडोनेशिया ने इसको कब से किया हुआ है। और वहां देखिए कि जहां जेनेरिक मेडिसिन नहीं बन रही है, वहां भारत की मेडिसिन जा रही है और किस तरह से बच्चे मारे जा रहे हैं। बहुत सारे देश हैं जो अपनी यहाँ की मेडिसिन पर काम करते हैं, बात करते हैं। तो उसको किसने रोका? उन्होंने ये कहा कि हिंदुस्तान के डॉक्टर, भारत के डॉक्टर वो दलाल हैं, वो अय्याश हैं, वो बाहर कंपनियों पर कहाँ घूमने, थाईलैंड और कहाँ जाते हैं। उनका सीधा मतलब है कि वो अय्याशी करने वहां पर जाते हैं। ये बंदा भारत का प्रधानमंत्री अपने देश के डॉक्टरों के बारे में, जिसमें 1000 से ज्यादा डॉक्टर कोविड से लड़ते हुए शहीद हो गए, जिन पर ये यहां पर भारत की नेवी और भारत की एयरफोर्स से फूल बरसवाता है, उनके बारे में ही जाकर बोलना है। उसी दिन तो आने के बाद भारत के राष्ट्रपति ने इससे इस्तीफा ले लेना चाहिए था। लेकिन बात यह है कि हिंदुत्ववादी कितना भी क्रिमिनल एक्ट करेंगे, कितना भी गुंडागर्दी करेंगे, तो वो भारत माता की शान में होगा। बस उन्होंने एक नारा लगाना है, भारत माता की जय, और वो कर ही रहे हैं। और ये भारत माता की जय अभी अहमदाबाद में 2 दिन पहले लगा है। वहां पर एक बहुत मशहूर डिपार्टमेंट है, महाराजा सियाजी राव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा का, बहुत मशहूर, भारत की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटीज में से है। वहाँ सोशल सर्विस डिपार्टमेंट है, दुनिया में माना हुआ सोशल सर्विस डिपार्टमेंट है। वहाँ उसमें एक कॉन्फ्रेंस हो रहा था, रेस्पेक्टिंग डाइवर्सिटी एंड सोशल एक्शन, यानी हम किस तरह से भिन्नता को रिस्पेक्ट करते हैं, उसकी इज्जत करते हैं, और उसको हम सोशल एक्शन से कैसे बढ़ा सकते हैं। वहां पर जामिया मिलिया इस्लामिया के एक प्रोफेसर गए हुए थे, बहुत मशहूर, जुबैर मिनाई, बहुत मशहूर नाम है प्रोफेसर जुबैर मिनाई का, जिन्होंने ये सोशल एक्सक्लूजन पर, कि ये जो गरीबों के साथ और जो बर्ताव किया जाता है उसके खिलाफ बड़ा नाम है। इनका नाम अभी आया ही है, पोस्टर छपा है, एबीपी के गुंडे वहां घुस गए, भारत माता की जय, आरएसएस जिंदाबाद, भारत माता की जय, कम्युनिस्ट को नहीं बोलने देंगे। जुबैर मिनाई कम्युनिस्ट है या नहीं है कोई नहीं जानता है, लेकिन उनका क्या पर्चा है, उनके पर्चे पर कोई बहस नहीं हो रही है, कुछ नहीं हो रहा है। और वो उन्होंने, सबसे होता है कि लॉ एंड ऑर्डर का सवाल हो गया तो यूनिवर्सिटी बेचारी क्या करती है, वो कहती है हम इसको कैंसिल कर रहे हैं। तो ये जो है कितनी गुंडागर्दी कर रहे हैं, कितना ये सब कर रहे हैं, उसका अब हम जानते हैं कि किस तरह से गांधी पीस फाउंडेशन में कश्मीर में बरिस के साथ जो हो रहा है उसको नहीं होने दिया गया। उससे पहले फैशिज्म से देश को बचाओ, दिल्ली के अंदर ही एक हॉल है, उसके अंदर नहीं होने दिया गया था, हाई कोर्ट के दखल से वो हो पाया। और वो भी कितनी परेशानी और किस तरह का नालायक वो जजमेंट है हाई कोर्ट का, कि आप सारे पार्टिसिपेंट्स का आईडी आपने देना होगा। ये नया कानून लिख रहे हैं, ये भारत का संविधान को एक तरफ रख दे रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि आप मोदी भारत की बेइज्जती का प्रतीक हैं। वो तो बाहर जाकर बोलते हैं, अंदर जो कुछ कर रहे हैं वो तो सारे देश में थू-थू हो रही है, सारी दुनिया में थू-थू हो रही है, लेकिन हम उसकी चिंता नहीं करते हैं। जैसे मैं पर्सनली, अमेरिका हमारे बारे में क्या सोचेगा, इंग्लैंड हमारे बारे में क्या सोचेगा, फ्रांस हमारे बारे में क्या सोचेगा, हमें उसकी चिंता नहीं है। हमें तो यह है कि हमारे यहाँ हमारे नेता हमारे साथ क्या कर रहे हैं और हम उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो ये असल में क्या है, बहस को राहुल गांधी और उनकी पार्टी जो है बहुत मजबूती के साथ, अडानी के साथ, और देखिए नए खुलासे हो रहे हैं काजमी साहब। कल तक वो बोल रहा था कि जिस उसके भाई के जो कंपनियां हैं मॉरिशस में, उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। परसों उन्होंने माना है कि नहीं, वो तो ताल्लुक है, वो तो सारी अडानी की जो कंपनी है सारा उसमें हिस्सेदार है वो। लेकिन इस किस्म की खबरें मीडिया में नहीं आ पा रही हैं, बहुत कम कोई एक आध कोई हिम्मत करता है जो इस तरह की। मैं अब थोड़ा सा बात आगे बढ़ाते हुए, ये जैसा कि हमसे पहले भी आपने भी और कई और हमारे मेहमानों ने कहा कि देखिए मोदी की अपनी कोई हैसियत नहीं है, वो तो आरएसएस के एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं
और जब उनका इस्तेमाल खत्म हो जाएगा तो मोदी को भी भुला दिया जाएगा। अभी आरएसएस नहीं, ये मोदी ऐसा आदमी है, इनके चरित्र के तौर पे और इनका जो वो है, ये अपना आरएसएस पैदा कर लेंगे अगर ये आरएसएस नहीं चलेगा ना। हाँ। ये बिल्कुल। आप एक मुस्लिम लीग का दौर जानते हैं ना, कि एक मुस्लिम लीग थी जिसके एक नेता थे जो उतने गर्म नहीं थे, क्या नाम था, मैं उनका नाम भूल रहा हूं। उनको अपने लफंगे भेजकर जिन्ना साहब ने उसको खत्म करा के, उनका मुस्लिमी खत्म करा के कब्जा किया था उसके पूरे संगठन पर। तो ये यानी आप समझ लीजिए कि बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद आरएसएस का अगर मोदी को लगेगा कि कभी वो बाधा बन रहे हैं, तो वो अपना बजरंग दल और वो बनाएंगे हजरत। वो जो है, सबसे पहले मोदी इस किस्म की बात शायद कर भी चुके हैं कि मैं अपनी पार्टी अलग खड़ी कर लूंगा। वो बहरहाल एक चैलेंज के तौर पर देखे जाते हैं, कुछ लोग इस बात का एतराफ करते हैं। लेकिन मैं अभी जो आना चाहता हूं वो आरएसएस की प्रतिनिधि सभा में मुसलमानों के बारे में, आउटरीच के बारे में जो कुछ कहा कि हमने कोई भी, उन्होंने जो लफ्ज इस्तेमाल किया है, हमने कोई भी मुस्लिम आउटरीच की पहल नहीं की, हमने मुसलमानों तक पहुंचने की कोई पहल नहीं की। अब देखिए, फिर एक बार झूठ है, अभी बोल रहे हैं कि हमने जाना है माइनॉरिटीज के पास, जाना है उसके बाद जाना है, सब भारतीय हैं। लेकिन ये उन्होंने मैसेज दिया है, असल में ये मैसेज, ये दलाल जो गए थे ना 3-4, 1-2 रात को भी जाते हैं बिना बताए हुए, कई रात को भी जाते हैं, उन्होंने बताया कि तुम जो राज्यसभा या गवर्नरशिप वगैरह का सोच रहे हो या वाइस चांसलरशिप सोच रहे हो, तो मोदी को उन्होंने कह दिया है कि भाई ये सब करने की जरूरत नहीं है। ये नो आउटरीच का, भाई नो आउटरीच था तो मिलते नहीं वो, जब वो आए थे आपके उस पर। ये असल में उनका सीधा सीधा मैसेज है कि तुम जो लपकने की कोशिश कर रहे हो ना यहाँ, तुम जो यहाँ लपकने की कोशिश कर रहे हो, वो मिलने वाला नहीं, वो मिलने वाला इनको नहीं देना है, हम इनको कोई हैसियत नहीं देते हैं। तो ये नंगे हो गए, नंगे। जी। अच्छा, मैं इसमें एक बयान में मुझे एक चीज याद आ रही है कि मोहन भागवत आरएसएस प्रमुख दिल्ली की एक मस्जिद में भी गए थे और एक मदरसे में भी गए थे। तो वो ये तो नहीं कह सकते कि सब लोग हमसे ही मिलने आते हैं, वो तो खुद भी कदम उठा करके गए थे। तो हालांकि वो इमाम क्या है उसकी कोई हैसियत नहीं है, जो अपने आप को इमामुल अइम्मा कहता है, तकरीबन इमाम ऑर्गेनाइजेशन का प्रेसिडेंट। और अब उनका इतिहास सब जानते हैं, पर इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा। भाई आपने प्रस्ताव पास किया, हमने मुसलमानों को पहुंचना है, हमको दलितों को पहुंचना है, हमको ये पहुंच रहे हैं, ये कहना कि ये जो हमारे यहाँ, देखिए आरएसएस का एक क्या हो गया है कि अफसर को कहना नहीं पड़ता है आरएसएस की तरफ से आया है। आरएसएस के साथ फोटो खींच गया तो अपने आप इनको कोई नौकरी दे देगा, गवर्नरशिप दे देगा, कोई राज्यसभा की मेंबरशिप, उनको बोलना नहीं पड़ता है। जब मोदी साहब के जहाज में बैठकर इस देश को लूटने वाले पूंजीपति जब उनके साथ चले गए, तो एसबीआई वाले अपने आप हजारों करोड़ रुपए उनको लोन दे देते हैं। मोदी जी ने कहा नहीं है उनको कि इनको लोन दे दो, लेकिन उनके जहाज में वो गए 25 आदमी के डेलीगेशन में, तो उस पर हो गया। तो ये इनको जो है, ये जो चाह रहे थे ना, जैसे ये शाही सिद्दीकी वगैरह आदमी के नाम जो बिना यतीम हो गए राजनीतिक तौर पर, ये कुरैशी साहब हैं, या ये वो एक जंग है या एक पूंजीपति है, तो इनको जो थोड़ा खूंटा बांधना चाह रहे थे वहां पर, ये उनको कहा मोदी के अफसरों को या उनको कहा मंत्रियों को, इनको घास डालने की जरूरत नहीं है। ये सीधा समझ लीजिए। अच्छा, आपके इस वाली बात पर मुझे एक छोटा सा वाकया याद आया, शायद वो एक लाइट रिमाइंडर है। एक साहब कैबिनेट मिनिस्टर बने और उनके कोई दोस्त चाहने वाले थे, वो उनसे आकर के मिले और उनसे ये कहा कि देखो मैं तुम्हारे पास कभी नहीं आऊंगा किसी काम के लिए, लेकिन आप एक काम कर लेना बस मेरे लिए, अगर कर सको तो जहां भी कहीं मिलो मुझसे जरा अच्छे से गले मिल लेना, तो मेरा काम उसमें चल जाएगा, आपको कुछ डायरेक्ट मेरे लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है।
तो वो जो आपने बात कही कि मोदी के हवाई जहाज में उड़ता हुआ देख करके, उसका काजमी साहब बहुत खतरनाक महाराष्ट्र से केस आ रहा है। जो फडणवीस की पत्नी है, उनको कितने एफआईआर करानी पड़ी है कि उनके साथ जो 1-2 साल से एक महिला, एक बहुत खतरनाक महिला जिसके बाप पर 10 साल से मुकदमे हैं। फडणवीस जी की पत्नी को नहीं पता था कि वो कितनी बड़ी कौन औरत है। जब सारे उसके फोटो खींच गए, उसने सारे फायदे उठा लिए, शायद मेरे को ऐसा लगता है, तो अब उनको कहना पड़ा है मेरे को धोखा दिया गया है। बताइए कि मेरे उसके साथ फोटो गए, मैंने उसके कपड़े पहन लिए, मैंने उसकी गिरी हुई ज्वेलरी पहन ली है, उसने कितने फायदे उठा लिए होंगे। और अब वो एक ये कहानी बना रही है, मुझे अब 1 करोड़ रुपए देने की बात कर रही थी। आप बताइए, 2 साल से आपकी दोस्ती चल रही है, अचानक उसने आपको 1 करोड़ रुपए की देने की सोची। कुछ ना कुछ चल रहा था ना भाई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कुछ ना कुछ तो चल रहा होगा। ऐसे थोड़ी कोई 1 करोड़ रुपए जो आदमी लेने के इरादे से आ रहा है वो देने थोड़ी जाए। भाई, आप उसके कपड़े पहन रहे हैं, आप उसका जेवर पहन रहे हैं, आप उसके साथ मकानों के अंदर ठहर रहे हैं। जी। और अब ये बोलना कि मुझे तो पता नहीं था। तो अच्छा, अब मैं थोड़ा सा उस तरफ जाना चाहता हूं। गुजरात में क्या हुआ है? थानों में कहते हैं बहुत बड़ी तादाद में लोग मारे जा रहे हैं। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने रिपोर्ट जारी की है कि पिछले 5 साल के अंदर गुजरात नंबर अव्वल है थानों के अंदर जो हत्याएं हैं। अच्छा, अभी थानों में रेप का रिकॉर्ड नहीं आ रहा है, ये तो हत्याओं का रिकॉर्ड आ रहा है। तो मुझे लगता है कि रेप में कौन होगा वो भी हमने डाटा ढूंढना चाहिए, और वो भी बहुत ज्यादा होगा भारत के अंदर। और उसके बाद ये आपको बता दूं एक और मजे की बात, कि जो गुजरात मॉडल है, उसमें 2022 और 23 के अंदर जो मेले कराए गए, और ये मेले भी ज्यादा धार्मिक मेले हैं, जिसमें कोई जैन मेला नहीं है, सिख मेला नहीं है, ईसाई मेला नहीं है, मुसलमान मेला तो हो ही नहीं सकता है ना। उसमें 57 करोड़ रुपए खर्च किए गए काजमी साहब। 57 करोड़ में से 55 करोड़ रुपए सिर्फ डेकोरेशन पर खर्च किए गए, यानी 2 करोड़ रुपए जो गेस्ट बुलाए गए होंगे, जो आर्टिस्ट बुलाए होंगे, उनके रहने के खाने का किराया 2 करोड़ रुपए, 55 करोड़ रुपए डेकोरेशन पर। और आप ये जानते हैं 55 करोड़ रुपए डेकोरेशन पर जो गए, तो गुजरात का रेट क्या होगा? 50% तो होगा कम से कम। बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हम हो जानते सकता हैं कि उसमें बड़ी 20% वाला है, कर्नाटका का मंत्री 40% वाला है, फला 30% वाला है, तो गुजरात में तो 50% से कम, क्योंकि एक ही पार्टी की राज है। और वहां अच्छा, तो वैसे भी मोदी जी खुद विजुअल प्रेजेंटेशन पे बड़ा यकीन रखते हैं। कपड़े वपड़े भी बहुत बदलते हैं, हत्या के सूट पर मोदी ना लिखवा लेते हैं। इस हद तक मुझे मैं 1 लाख रुपया दूंगा, मैं आपके चैनल से ऐलान कर रहा हूं, जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को, जो बहुत गरीब घर से आते हैं, जिन्होंने बहुत गरीबी की हालत में जीवन जिया, जो रेलवे स्टेशन में चाय बेचते थे, उनको एक बार दूसरा कपड़ा पहने हुए आप दिखा दें। तो वही कपड़ा जो उन्होंने दोबारा पहना हो, वो आप मुझे कभी दिखा दें। अगर दिन में 5 प्रोग्राम में गए हैं तो 5 होंगे। यानी वो, मुझे लग रहा है कि एक टेलरिंग डिपार्टमेंट, एक कस्टमाइज्ड टेलरिंग डिपार्टमेंट की गाड़ी जरूर साथ चलती होगी, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ऐसा ये खुद नेशनल फंड्स का मिसयूज है साहब। देखिए, ये कैसे हो सकता है कि कोई एक आदमी अगर प्राइम मिनिस्टर बन जाए तो उसके खर्चे की कोई लिमिट नहीं होगी, कोई कानून नहीं है, कोई जितना चाहे खर्च कर ले अपने ऊपर। शायद 20-20 हजार या 30-30 हजार करोड़ रुपए का एक जहाज नहीं, 3 जहाज खरीदे हैं। जी। और ये ऐसे वक्त में है जब देश का नौजवान, मैंने खुद, मतलब मुझे अब भी याद आ जाता है, तो मुझे कुछ चीजें ही देख पाता है आदमी अपने आप। तो पूरे देश में क्या कुछ हो रहा है, बेहतरीन, अच्छा पढ़ा लिखा, साफ सुथरा, नहाया धोया आदमी सुबह सवेरे नई दिल्ली के लोधी गार्डन के बाहर बोतलें चुगता हुआ, और शर्म उसे आ रही है, और वो कोने में एक बोरी रखे हुए वहां इकट्ठी कर रहा है। तो देश का नौजवान तो इस हालत में, और प्रधानमंत्री का खर्चे की कोई लिमिट नहीं है। इस पर बहरहाल देश को सोचना चाहिए, गौर करना चाहिए। 2022 में 3,20,000 करोड़ रुपए कर्जा था गुजरात पर,
ये बढ़कर 2023 में 3,40,000 करोड़ हो गया, और हर आदमी पर 2022 में 46,000 रुपए कर्ज था, वो बढ़कर 48,500 हो गया है। तो ये मोदी जी के कपड़े जो आ रहे हैं, ये जो 55 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं उस पर, ये सारा उसी से निकल कर आता है। ये जो कर्जा कहाँ से बढ़ा है, उसने तो कोई कर्जा लिया नहीं है। बिल्कुल नहीं। अगर आम आदमी से वाकई कह दिया जाए, उस गरीब आदमी से जो 5,000 रुपए महीना भी नहीं कमा पा रहा है, अगर उससे कह दिया जाए कि तुम्हारे ऊपर 50,000 रुपए का कर्जा है और तुम्हें वापस देना है, वो मर जाएगा बेचारा। 50,000 सुन करके मर जाएगा। तो अच्छा, अब हम प्रतिनिधि सभा पर जरा वापिस आते हैं। हाँ, दूसरा, हाँ, उन्होंने ये कहा कि हमने कास्टिज्म पर हमने थोड़ा ध्यान करना है, हमने एम्प्लॉयमेंट पर ध्यान करना है। अब वो हिंदुत्ववाद की बात कम हो रही है, थोड़ा हिंदुत्ववाद की बात कम हो रही है। और उसके बाद हम कौन है। अच्छा, हमसे मतलब उनका भारतीय नहीं है, हमसे मतलब उनका इंडियन नहीं है, हमसे मतलब उनका हिंदुस्तानी नहीं है, हमसे मतलब है हिंदुत्ववादी। तो जब वो स्व पर सोचेंगे तो इसका मतलब है उन्होंने इस देश को तोड़ने का तय किया, बाहर से किसी को आने की जरूरत नहीं है। वो स्व को जैसे उन्होंने ये कह दिया कि जातिवाद जो है स्वधर्म है, हमारा अपना धर्म है, जातिवाद किसी ने थोपा नहीं है हम पर। ये हमारा, मुझे इस पे याद आ रहा है, अपना अपना अपना, इसी किस्म का लफ्ज अभी हाल ही में वो बात अभी रह गई थी। आसाम के चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हमने अपने लोगों को भी गिरफ्तार किया है। तो ये अपने वाला मामला बहुत सही पकड़ा है आपने। हुआ ये है कि आप जानते हैं कि असम के अंदर पूरा जो मुस्लिम माइनॉरिटी है उसको तबाह करने के क्या क्या हो रहे हैं। अभी एक बहुत कानूनी तौर पर शायद सही हो सकता है वो, अभी ये है कि कम उम्र की शादी जो है, 2 कानून है जिसमें आप 18 साल की लड़की और 21 साल का बच्चा हो तो उससे शादी नहीं कर सकते। लेकिन आप जानते हैं कि सारे देश के अंदर होता है। और इसका दरअसल मैं इतिहास आपको बताना चाहता हूं। अंग्रेजों ने भाई साहब ये 1889 के अंदर 8 साल से बढ़ाकर उम्र बच्चियों की शादी की और लड़कों की 10 साल कर दी थी। तिलक साहब ने आमरण अनशन कर दिया था और यह कहा था कि हिंदू धर्म पर खतरा है। मनुस्मृति जो है वो ये कहती है कि 12 साल के बाद बच्ची अगर नहीं ब्याई जाती तो अपना घर बार छोड़कर लड़की ने शादी कर लेनी चाहिए। काजमी साहब जरा गौर से सुनिएगा, मनुस्मृति का ये कहना है कि अगर 12 साल के बाद लड़की की शादी नहीं कराई जाती, अपना घर बार छोड़कर वो अपना पति ढूंढ ले, खुद निकल जाए। हाँ जी। तो इसमें ये जो हिमांता बिस्वा शर्मा साहब हैं, ये कांग्रेसी लीडर हैं, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। कांग्रेसी लीडर हैं ये, आरएसएस बैकग्राउंड से नहीं आते हैं, हालांकि कांग्रेस में भी आरएसएस बैकग्राउंड से लोग आते होंगे। इन्होंने 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट इन्होंने कही है जनाब। एक तो इन्होंने बताया कि जो दोनों कानून है पीसीएमए और पॉस्को, यानी कम उम्र की शादी और बच्चों के साथ सेक्स करना, ये 8,773 लोगों को अरेस्ट किया गया, जिसमें 78 औरतें हैं और बच्चे हैं। समझ गए आप? जी। उनको नहीं पता था ये कानून क्या होता है। 494 सिर्फ कन्विक्ट हुए हैं, जो 5.63 है, यानी 7% से भी कम जुर्म साबित हुआ है। और 6,174 लोग बेल पर छोड़े गए हैं। और दूसरी बात यह है कि ये वो मुख्यमंत्री है, इतना अमानवीय मुख्यमंत्री है, जिसने जब ये पूछा गया कि आपने पति पत्नी दोनों को बंद कर दिया है इन दोनों कानूनों के तहत, बच्चे बाहर हैं, क्या राज्य उसकी जिम्मेदारी लेगा? कहा कि राज्य की कोई जिम्मेदारी नहीं है। यानी वो उनका ट्रैफिकिंग होगा, जाहिर है, वो बेचा जाएगा। वो बच्चे कहाँ जाएंगे? उनको बेचा जाएगा, उनको भीख मंगवाने के लिए नहीं। अब आप जानते हैं ना, बच्चों का जो अपहरण हो रहा है वो भीख मंगवाने के लिए नहीं हो रहा है, उनकी किडनी बेचने के लिए हो रहा है। जी। ऑर्गन बेचने के लिए हो रहा है। जी। समझ लीजिए इसको, उनका दिल बेचने के लिए हो रहा है। ये तो भीख मंगवाने से भी कहीं ज्यादा अमानवीय है कि उसको जिंदा ही बना रहने दिया जाए। जी। ये अच्छा, दूसरी बात उन्होंने जो कही, उन्होंने कहा 15 तारीख को, इसी यानी आप आज 17 है,
जी जी जी। परसों कहा कि उसमें मुसलमान ही पकड़े जा रहे थे, तो मैं उनका लफ्ज बता रहा हूं, हुकूमत ने अवर पीपल, अपने लोगों को भी गिरफ्तार कराया ताकि भेदभाव का इल्जाम न लग सके। अपने लोग से मतलब उनका हाँ, हिंदू है, हिंदू है। और उनका उनका कहना है कि हमने हिंदुओं को 45% गिरफ्तार करा दिया। बताइए, एक मुख्यमंत्री जिसने शपथ ली है सेकुलर और डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन को पूरा करने की, वो अवर पीपल और अदर पीपल, ये अदर पीपल की वजह से तो मुसलमानों को मारा जा रहा है। ये अदर हैं। फाशिज्म, नाजिज्म में ज्यूज अलग थे, अदर थे वो। हाँ, ये बंदा ये तो तकरीबन वैसी मिसाल हो गई कि मेरी चाहे एक आंख निकाल दो लेकिन पड़ोसी की दो आंखें चली जानी चाहिए। तो जी ये बिल्कुल, ये हिंदू भी एक तरह से इस तरह से शिकार हो रहे हैं। यानी वो हुकूमत जो है, इल्जाम ना लग जाए इसलिए बेगुनाही तो पकड़े जा रहे हैं, तो वो बेगुनाह हिंदू भी जेलों में जाएं और जी हाँ जी। मुकदमों का सामना नहीं, वो करें। खुद कह रहे हैं कि हमने हाँ, अपने लोग भी गिरफ्तार कराए। जी 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 इस जी। पर कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं होगा, इस पर कोई हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं सुनेगी कि यार तूने कैसे कैसे जबरदस्ती, तू कह रहे हैं हमने जबरदस्ती बंद कराए। और उसके बाद ये वो बंदा है जिसने कल 16 तारीख को, ये 15 तारीख का बयान है, उसके बाद ये कर्नाटका में थे और उसमें कहा कि जैसे मुसलमान एक रहते हैं हमने भी एक होना है, नहीं तो सनातन धर्म नहीं बचेगा। यानी ये मूर्ति पूजा वाला जो धर्म है वो नहीं बचेगा। और ये इस बात को भूल जाते हैं कि ये वो सनातन धर्म था जिस पर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि मैं हिंदू पैदा हुआ, मैं इस धर्म में मरूंगा नहीं। और दूसरी बात यही, आजकल बहुत प्यार आ रहा है दयानंद सरस्वती जी पर। मैं इनसे कहता हूं, विनती करता हूं, ये एक दिन सत्यार्थ प्रकाश पढ़ तो लें। हाँ, सबसे पहले ये जिस किताब को बैन कराएंगे उसमें जो राम कृष्ण, ये जो गुजरातियों का सबसे बड़ा धार्मिक स्थल है, क्या कहते हैं उसको, जहाँ के सारे मंदिर होते हैं, उसके बारे में जो कुछ लिखा है उसके अंदर। लेकिन क्योंकि वो मुसलमान विरोधी थे, वो उर्दू विरोधी थे, वो संस्कृत के पक्षधर थे, तो इसलिए उनके सारी गलतियां, उनके सारे जुर्म माफ हो जाते हैं। वो किसी भी तरह से मुसलमान के खिलाफ उन्हें हल्का सा भी इशारा मिल जाए। पिछली बार आपने बताया था कि वो सूडान में मंदिरों के अवशेष मिले हैं, तो अब एक उसके बहाने यहाँ मुसलमानों के खिलाफ नफरत। अच्छा, वक्त हमारे पास कम रह गया है, हम रामदेव जी वाले मामले पर मैं आना चाहता हूं कि ये आदमी, मैं बहुत सी वीडियो नजर आएंगी, मैं नाम लेकर के कह रहा हूं आज, वो कल्बे रुशैद के साथ मिलेगा, शियों का एक मौलवी है नौजवान, और उनके साथ मिलेगा, उमर इलियासी के साथ मिलेगा, वो सुन्नियों का एक तरह से बता दिया जाता है। वो इस किस्म के लोगों के बीच में जब आता है और मजहबी प्रोग्राम में आता है तो मुसलमानों से बड़ी दोस्ती की बात करता है, अच्छी बात करता है। लेकिन चारों जो दलाल हैं, असल में उनको आरएसएस के पास जाने के बजाय इसके पास जाना चाहिए, उनके काफी मसले हल हो जाएंगे। जी 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 जी। आप बताइए क्या कर रहे हैं ये पतंजलि वाले, ये पेशाब और गोबर बेच करके पैसा कमाने वाले और अंधभक्त बनाने वाले जो ये हैं पतंजलि वाले रामदेव जी, अब क्या कर रहे हैं? जी, बड़े मजे की बात यह है कि समालखा में अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की मीटिंग हुई जिसमें उन्होंने सारे बयान किए, और वो बेरोजगारी कैसे दूर करेंगे, उन्होंने कहा कि हमने बेरोजगारी का मसला भी लेना है। उसका एक पोस्टर रामदेव की तरफ से घूम रहा है, और बहुत मशहूर हिंदुत्व के खिलाफ मोर्चा लेने वाले हरियाणा में है पीपी कपूर जी, आरटीआई एक्सपर्ट भी हैं। उन्होंने ये पर्चे जमा करके मुझे भेजे हैं। इस पर्चे में किस किस का फोटो है देखिए, गोलवलकर का है, इसका है हेडगेवार का, स्वामी दयानंद सरस्वती का है, और विवेकानंद जी का है, और नीचे बाबा का है। ये बाबा जो है, जो ये कहता है कि औरतें तो बिना कपड़ों के भी अच्छा लगती हैं। आप जानते हैं ना, वो बंबई के अंदर उप मुख्यमंत्री की पत्नी की मौजूदगी में उसने कहा था। वो जान बचा के औरतों के कपड़े भी पहन के भागा था। हाँ जी 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 जी। अच्छा, पर्चे का शीर्षक है भारत को विश्व का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र बनाने और हिंदुस्तानी और हिंदू सनातन धर्म को राष्ट्र धर्म
और विश्व धर्म बनाने के लिए जो नौजवान 12वीं क्लास पास, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट हों, उनको हम रिक्रूट कर रहे हैं। यानी हम आपको नौकरी तो नहीं दे सकते, हम आपको रोजगार तो नहीं खिलवा सकते, लेकिन सारी दुनिया में विश्व गुरु बनने के लिए और सनातन धर्म को सारे विश्व का धर्म बनाने के लिए, सारी दुनिया पर कब्जा करने के लिए आइए। यानी ये हम सेना बनाएंगे। और ये सेना किस तरह से बना रहा है, ये बाबा है जिसके शेयर्स पर अभी पाबंदी लगा दी है कल से एक्सचेंज में। वो उस बंदे ने एक सिक्योरिटी गार्ड को ट्रेनिंग की एजेंसी चला रहे हैं। भाई क्या ताल्लुक है, आप दवाई बेचते हो, योगा कराते हो, वो क्या है, वो हिंदुत्ववाद की जो गृह युद्ध की जो तैयारी है वो कर रहा है। गार्ड को हथियारों की ट्रेनिंग दी जा रही है, गार्ड को हथियारों की ट्रेनिंग दी जा रही है, उस पर कोई सवाल नहीं उठ रहा है। तो ये असल में ये सब करके निशाना मुसलमान ईसाइयों को बनाएंगे, दलितों को बनाएंगे। बिल्कुल पक्की बात है, क्योंकि सनातन धर्म के हिसाब से शूद्र जो है वो इंसान नहीं है, क्योंकि मनु उनकी गाइडिंग बुक है। जी 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 जी, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब शमसुल इस्लाम साहब। आपने कई इश्यूज पर बहुत ही अहम इंफॉर्मेशन, खास तौर पर जो आपने बताई, महर्षि दयानंद सरस्वती की किताब अगर आरएसएस वाले पढ़ लें तो वो उस पे बिल्कुल जरूर बैन लगा देंगे। और किस तरह से ये रामदेव ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं, अब से पहले सिक्योरिटी एजेंसियों के नाम से ट्रेनिंग की बात वो करते रहे हैं और चला रहे हैं, संगठन चला रहे हैं, बाकायदा चला रहे हैं। अब से पहले उसके बारे में हमने डिटेल से बात की थी और अब ये और ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं। अब नौजवान अपनी रोजगार ना ढूंढे, बल्कि इस हिंदुत्व के चक्कर में अपनी जिंदगी को तबाह कर ले और नफरत की आग में झुलसता रहे और पेट भर के उसे खाना ना मिले। क्या आप लोग ऐसे देश के लिए तैयार हैं? ये गौर करने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया शमसुल इस्लाम साहब, आप हमें वक्त दे देते हैं। जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, सहते सहते मरने से अच्छी है लड़ाई। ओ भाई हाथ उठा, ओ बहना हाथ उठा, ओ भाई हाथ उठा, ओ बहना हाथ उठा। और उसके साथ ही साथ हमारी मीडिया स्टार वर्ल्ड को कुछ मदद करें, कुछ अर्थ की मदद करें, कुछ पैसों की मदद करें। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया शमसुल इस्लाम साहब। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।